नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। दो घटनाएं हुई हैं कल और दोनों का असर 2026 में जो यानी इसी साल मार्च अप्रैल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर असर पड़ेगा। क्या घटनाएं हुई हैं पहले उसकी बात कर लें, फिर किस तरह का असर हो सकता है उसकी बात करते हैं। पहली घटना तो ये हुई है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने एक फैसला दिया है जो फैसला उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन, आपको याद होगा, उन्होंने जनवरी 2023 में एक बयान दिया था। एक सम्मेलन हुआ था, सनातन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। उसमें कहा था कि सनातन धर्म की तुलना उन्होंने तमाम तरह की बीमारियों से की थी और कहा था कि इसका नाश होना चाहिए, इसका मूल रूप से विनाश कर देना चाहिए। उनके इस बयान को कोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया कि ये हेट स्पीच में आता है, ये सनातन धर्म पर हमला है, सनातन धर्म के खिलाफ है। उसके बाद जो है तमिलनाडु की सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। मामला जो है हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने अपने कल के आदेश में उस एफआईआर को क्वैश कर दिया और कहा कि 100 साल से हिंदू धर्म पर अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। पहले द्रविड़ कड़गम, उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये दोनों लगातार हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया वो पूरी तरह से हेट स्पीच के दायरे में आता है। उनका जिन लोगों ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, लेकिन जिसने ये बयान दिया उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यानी उदयनिधि स्टालिन पर कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। इससे पहले मार्च 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है सनातन धर्म के बारे में वो हेट स्पीच में आता है। कल के जजमेंट में जस्टिस एस श्रीमती ने इस मद्रास हाई कोर्ट के इस जजमेंट को भी कोट किया है और उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये हेट स्पीच है, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ है। और कहा कि अमित मालवीय का जो बयान है वो उन्होंने किसी तरह की हिंसा की धमकी नहीं दी है, कोई भावना भड़काने की कोशिश नहीं की है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन का बयान सनातन धर्म का अपमान करने वाला है। अब ये चुनाव के समय ये फैसला आना और ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा डीएमके के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो अभियान चला रही है, द्रमुक को सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी पार्टी बता रही है और कह रही है कि इसको, अगर देश को और सनातन धर्म को बचाना है तो इस पार्टी को सत्ता से बाहर उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। खासतौर से डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। डीएमके की सरकार के खिलाफ, एमके स्टालिन के खिलाफ जो मुख्यमंत्री हैं, उससे उनका सामना हो रहा था। फिर एक नया जो है प्लेयर आ गया तमिलनाडु की राजनीति में, टीवी के पार्टी के रूप में, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की पार्टी ने अभी कुछ तय नहीं किया कि किसके साथ अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। इतना तय है कि वो डीएमके के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने जो संकेत दिए उसके मुताबिक वो डीएमके के साथ अलायंस नहीं करेंगे और उसके अलावा उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन वो अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने नहीं कही है, जिसकी संभावना बनी हुई है। तो वो भी एनडीए में आ सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, ऐसी संभावना है। वो होगा कि नहीं ये तो बात की बात है। लेकिन जो कल हुआ, टीटीवी दिनकरन, जिनकी एआईएमएम के पार्टी है, उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। आपको मालूम होगा कि दिनकरन शशिकला के साथ थे, उनको वो पनीर सेल्वम और दूसरे लोगों को ई पलनीस्वामी ने पार्टी से निकाल दिया था और वो अड़े हुए थे कि इन लोगों को एनडीए में वापस नहीं लेंगे। बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी और एआईडीएमके में ऐसे नेता थे जो कह रहे थे कि जो भी जयललिता के समय जो एआईडीएमके थी, वो जो घटक छिटक गए हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए।
सब मिलकर लड़ेंगे तो डीएमके को हराने में आसानी होगी। लेकिन ई पलनीस्वामी अड़े हुए थे। लेकिन ई पलनीस्वामी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे नहीं चली। अमित शाह लगातार इस कोशिश में थे कि ये सारे घटक दल जो है साथ में आए। यहाँ तक बीजेपी तैयार हो गई थी कि एआईडीएमके अपने कोटे से इन पार्टियों को, इन नेताओं को टिकट न दे, बीजेपी का जो कोटा होगा उसमें से बीजेपी इनको सीट देगी। अब इसकी घोषणा, मतलब ये कोई चर्चा की बात नहीं, इसकी घोषणा तमिलनाडु के भाजपा के प्रभारी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चेन्नई में किया। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। तो अब इसमें पीएमके है, आईजेके है, एआईएमएमके है, अन्ना द्रमुक और भाजपा तो हैं ही। उसके अलावा चर्चा इस बात की हो रही, कोशिश बल्कि कहे इस बात की हो रही है कि डीएमडीके भी आ जाए। डीएमडीके अगर आ जाती है एनडीए अलायंस में तो आप समझिए कि डीएमके के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। फिर डीएमके के लिए जो है सरवाइव करना, मतलब सत्ता में सरवाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो 2026 की तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की लड़ाई डीएमके के लिए दिन पर दिन कठिन होती जा रही है। एक तरफ उदयनिधि स्टालिन जो डिप्टी सीएम भी हैं और एमके स्टालिन के बेटे हैं, आपको पता ही है, उनके लिए कठिनाई बढ़ेगी। ये जो फैसला आया है मदुरई हाई कोर्ट का, उसके बाद कायदे से होना तो ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर कोई नेता हेट स्पीच देता है, कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ तुरंत राज्य सरकार को बिना किसी शिकायत के भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। अब सवाल ये है कि एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ या उनकी सरकार उनके खिलाफ कब एफआईआर दर्ज करेगी। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो मदुरई हाई कोर्ट का ये फैसला और उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है, दोनों के आधार पर फिर मामला कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसे में उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन और डीएमके की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कानूनी शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक शिकंजा, और हर तरफ से उनके लिए मुश्किल बढ़ रही है। असली मुश्किल उनके लिए बढ़ेगी दो घटनाएं अगर और हो जाती हैं। एक जिसका मैंने जिक्र किया कि अगर डीएमडीके आ जाती है एनडीए में, और उसके अलावा अगर विजय की पार्टी टीवीके एआईएडीएमके के साथ अलायंस कर लेती है, जिसकी संभावना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। अभी विजय फंसे हुए हैं सीबीआई की जांच में। जो करूर में हादसा हुआ था, स्टैम्पीड हुई थी, उसमें लगभग 40 लोग मरे थे, उस मामले की कोर्ट के आदेश पर सीबीआई से जांच चल रही है। 2 बार सीबीआई उनको बुलाकर लंबी पूछताछ कर चुकी है। तो विजय पर एक तरह का दबाव है, और उसके अलावा उनका कोई चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, उनकी पार्टी के पास उस तरह का कैडर नहीं है। उनके लिए मुश्किल ये है कि चुनाव प्रबंधन, जो किसी भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो करने वाले लोग उनके पास नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एआईडीएमके के एक वरिष्ठ नेता, जो इन सब मामलों के माहिर माने जाते हैं, सेंगोतियन, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया है। लेकिन तमिलनाडु के राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि एक सेंगोतियन से काम नहीं चलेगा विजय का। उनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ऐसे सेंगोतियन चाहिए। सवाल ये है कि कहाँ से आएंगे। संगठन की बात करें तो 2 ही पार्टियों के पास संगठन है मूल रूप से पूरे प्रदेश के स्तर पर। एक डीएमके है और दूसरी एआईडीएमके। एआईडीएमके जो है वो एनडीए का मुख्य घटक दल है, और डीएमके सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जो डीएमके की अलायंस पार्टनर है, वो भी दुविधा में है कि वो डीएमके के साथ रहे या न रहे। और ये भी आपको बता दें कि एआईडीएमके में टीएमसी भी शामिल है, तमिल मनीला कांग्रेस, जो जीके मूपनार ने बनाई थी, जिसमें एक समय पी चिदम्बरम भी थे। अभी वो पार्टी चलाते हैं जीके मूपनार के बेटे वासन, वो भी एनडीए का हिस्सा है। तो छोटी पार्टियों का ये जो गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियां जोड़ती जा रही हैं, पीएमके के रामदास हैं ही, तो ये सब मिलकर डीएमके के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली हैं। अगर इसमें सही भूमिका, ठीक भूमिका, सकारात्मक भूमिका ई पलनीस्वामी अपनाते हैं, अपनी ही पार्टी के जो उनके विरोधी थे एआईडीएमके में, उनसे उनकी खुन्नस अगर बनी नहीं रहती और मिलकर चलते हैं, तो डीएमके के लिए सत्ता में वापस लौटना बहुत कठिन हो जाएगा। तो याद कीजिए, बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि तमिलनाडु में इस बार
एनडीए की सरकार बनेगी। उसकी संभावना जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है बढ़ती जा रही है। डीएमके की समस्या बढ़ती जा रही है और एनडीए की संभावना बढ़ती जा रही है। तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है 2026 में। द्रविडियन राजनीति का जो मुख्य स्तंभ है डीएमके, उसकी सत्ता से विदाई हो सकती है और एआईडीएमके को सत्ता का बंटवारा करना ही पड़ेगा, अकेले सत्ता में नहीं रह सकती। तो अभी जो एनडीए का स्वरूप है उसमें ये सही है कि एआईडीएमके जो है वो उसका केंद्र है, उसकी धुरी है। लेकिन एआईडीएमके जयललिता के जाने के बाद, उनके निधन के बाद और पार्टी में विभाजन के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में एनडीए में एआईडीएमके और ख़ास तौर से ई पलनीस्वामी की भूमिका ऐसी नहीं होगी जैसी जयललिता के समय किसी भी अलायंस में होती थी। तमिलनाडु की राजनीति अलायंस से ही चलती है। डीएमके भी अलायंस में चुनाव लड़ती है और एआईडीएमके भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ती है। और ये सब जो है वो करुणानिधि और जयललिता के जीवित रहते भी होता था। तो गठबंधन की राजनीति तमिलनाडु की राजनीति का मूल स्वरूप है। किसी एक पार्टी का बोलबाला नहीं है। एक पार्टी मतलब द्रमुक और अन्ना द्रमुक, ये दो पार्टियां हैं जो अलग अलग गठबंधनों की धुरी हैं। इनसे छोटी छोटी और पार्टियां मिलती हैं, वो मिलकर जो है एक बड़ा राजनीतिक आधार बनाती हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले जो परिवर्तन आ रहे हैं, और ये परिवर्तन का सिलसिला अभी रुका नहीं है, आप देखते रहिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इसका स्पष्ट स्वरूप जो है वो दिखाई देगा, जिसमें डीएमके के लिए कठिनाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और मेरे मुताबिक जो है डीएमके के खिलाफ अगर कोई ट्रम्प कार्ड होगा तो वो एक्टर विजय होंगे। विजय क्या फैसला करते हैं, अलग लड़ने का फैसला करते हैं या गठबंधन में लड़ने का फैसला करते हैं, उनको भी मालूम होगा। उनके सलाहकार भी बताएंगे ही उनको कि तमिलनाडु की राजनीति गठबंधन के बिना नहीं चलती है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अगर उनकी सत्ता में आने की इच्छा है, तो उनको गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। तो जाहिर है कि डीएमके के गठबंधन में तो जाने का कोई सवाल नहीं है। तो विकल्प एक ही है और वो है एनडीए। एनडीए में गठबंधन के लिए वो अपनी शर्तें रख सकते हैं, ये संभव है। और मुझे लगता है कि इस समय एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, खास तौर से बीजेपी और एआईडीएमके, इन सब का लक्ष्य एक ही है, किसी भी तरह से एमके स्टालिन को सत्ता से बाहर भेजना। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये पार्टियां भी समझौता करने को तैयार हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उस पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हैं। सीटों के तालमेल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है और लक्ष्य है डीएमके को हराना। और डीएमके जिस तरह से अलोकप्रिय होती जा रही है स्टालिन की सरकार, और ये जो कानूनी विवाद में उदयनिधि स्टालिन फंसे हैं, उसके बाद पार्टी के लिए इसका जवाब देना, और भारतीय जनता पार्टी, एआईडीएमके और एनडीए के दूसरे गठबंधन के साथी, उनका जो हमला होगा, केंद्र बनाम राज्य का जो मामला है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है डीएमके का सनातन विरोधी रुख, हिंदू विरोधी रुख, जो धीरे धीरे भारत विरोधी बन गया है। ये मुद्दा जो है केंद्रीय मुद्दा इस चुनाव का बनने जा रहा है। डीएमके इस पर अपने को कैसे डिफेंड करेगी, अपना बचाव कैसे करेगी, ये अभी उसका कोई स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं देता है। तो इंतज़ार कीजिए, कुछ ही दिनों, मतलब मेरा कुछ ही हफ्तों में ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि दो प्रमुख जो है गठबंधन होंगे आमने सामने, उन्हीं के बीच में लड़ाई होगी। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।